नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। प्यारे दोस्तों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं चौधरी बंसीलाल के जीवन काल की। हम इससे पहले पंडित भगवत दयाल जी और राव बीरेंद्र सिंह जी की बात कर रहे हैं अपनी इस मुख्यमंत्री सीरीज में। और तीसरे नंबर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री चूंकि चौधरी बंसीलाल जी बने थे, तब उन पर हम बातें कर रहे हैं। ये 8वां वीडियो उन पर है। और अपने हर वीडियो में मैं सारे साथियों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपके जीवन में भी कुछ इन वीडियो से जुड़े अनुभव रहे हों तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत सारे साथी ऐसा करते भी हैं। और आज मैं सत्यवीर जी के अनुभव बताता हूं जो चौधरी बंसीलाल को लेकर उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। सत्यवीर जी ने बताया है कि जब भी किसी काम का उद्घाटन करने के लिए चौधरी बंसीलाल जाते थे तो उस परियोजना से जुड़ी हुई चीजों की जानकारी या तो किसी को भेजकर या अपने विश्वसनीय आदमी से पहले ही जुटा लेते थे और फिर सीधे उसी जगह पर जाकर अधिकारियों की मौके पर खिंचाई करते थे और जरूरत होती तो कार्रवाई भी करते थे। एक बार वो जींद के सामान्य अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो उद्घाटन करने से पहले सीधे छत पर पहुंचे और उन्होंने छत पर पहुंचकर देखा कि जो पानी निकासी के आउटलेट्स थे, पाइप थे, वो ऊंचे थे और छत नीची थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बारिश में वो पानी तो नीचे उतरना नहीं था, भरना ही था। तो ऐसे में छतें खराब हो जाती और जल्दी अस्पताल के भवन खराब हो सकता था। उन्होंने उसको तुरंत ठीक कराने के आदेश दिए और जो संबंधित आदमी था उसको खूब झाड़ भी पिलाई। इसी तरह एक बार वो एक मेडिकल कॉलेज में बच्चों के एक वो कार्यक्रम था और उसमें पहुंचे थे। तो चीफ इंजीनियर से उन्होंने बिल्डिंग जो थी उसमें एक जगह पे वो 6-7 इंच तक धंस गई थी। तो उस समय जो मौजूद एससी था उनसे उन्होंने पूछा कि एससी साहब, ये जब भवन बन रहा था तो क्या आपने इसको देखा नहीं? तो चौधरी बंसीलाल ने को एससी ने बताया, जी एससी तो साइटों पर जाकर बहुत कम काम देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं, बहुत कम देखते हैं, लेकिन देखते तो होंगे, आपने कितनी बार देखा? तो उस एससी ने साफ साफ बता दिया कि मैं यहाँ एक बार भी नहीं आया। बजट पास हुआ, ठेकेदार ने बनाया, सरकार ने पेमेंट की और बात खत्म। इस पर चौधरी बंसीलाल ने जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसमें एससी की पोस्ट को ही खत्म करने के आदेश दे दिए। बहुत मुश्किल से तब पीडब्ल्यूडी की जो चीफ इंजीनियर थे आईसी गुप्ता जी, उन्होंने चौधरी बंसीलाल को मनाया और तब जाकर ये एससी की पोस्ट बची। लेकिन इसके बाद एससी मौके पर जाकर निर्माण की जानकारियां लेने लगे। सत्यवीर जी का इन 2 किस्से भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपने पूरे भारत में आप घूमे हों या कई सारे राज्य आप घूमे हों तो आपको यह आसानी से अंदाजा लग गया होगा कि हरियाणा और पंजाब दोनों ही देश के सबसे खुशहाल राज्यों में से एक हैं। और अगर इनकी खुशहाली के कारणों की पड़ताल की जाए तो उसमें हरित क्रांति का सबसे बड़ा योगदान है। हरित क्रांति को ही पंजाब और हरियाणा के आर्थिक और सामाजिक इतिहास में दोस्तों एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। और जो आधुनिक हरियाणा जिसको आज हम देख रहे हैं, उसमें हरियाणा के विकास में जो बंसीलाल जी को विकास पुरुष कहा जाता है, उनके योगदान को समझने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जब अलग हरियाणा बना उस समय पंजाब के विपरीत हरियाणा में क्या स्थिति थी। दोस्तों, उसमें हरियाणा में सुनिश्चित जो सिंचाई की सुविधाएं थी उनका घोर अभाव था और ये सिंचाई की सुविधाएं हरित क्रांति के प्रतीक नए बीजों के लिए बहुत आवश्यक थी। और इस कारण हरियाणा हरित क्रांति के अवसर से पूरी तरीके से वंचित हो सकता था, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने ऐसा नहीं होने दिया। पंजाब के साथ ही हरियाणा भी अधिक पैदावार लेने वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों को अपनाने में इस कारण सफल हो चुका क्योंकि हरियाणा के किसान अब उन भूजल और नहरी पानी की सुविधाओं का उपयोग करने की स्थिति में थे जो सुविधाएं चौधरी बंसीलाल की सरकार द्वारा विकसित की गई थी। कई तरह की सुविधाएं युद्ध स्तर पर किए गए कामों के कारण पूरी हो पाई, सर्जित हो पाई और किसानों ने फिर उनका फायदा उठाया। इन सुविधाओं में महत्वपूर्ण थी कृषि ऋण सुगमता से उपलब्ध करवाने के लिए जो सहकारी बैंक हैं, इससे किसानों को ट्रैक्टर और पंप सेट खरीदने के लिए आसान किस्तों पर ऋण दिलवाना। बिजली आपूर्ति का विस्तृत जाल उन्होंने बिछाया। सहकारी समितियों के माध्यम से बीज और रासायनिक उर्वरक वितरित किए गए। इसके साथ ही मंडियों का उनका अनुभव था क्योंकि उनके पिताजी के साथ वो
लोहारू मंडी में काम कर चुके थे, नई मंडियां बनाई उन्होंने। ग्रामीण सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि समय पर जिन्स पहुंचनी चाहिए मंडी में। कृषि उपज अगर मंडी में पहुंचेगी नहीं, उसको ठीक समय पर बेचा ही नहीं जा सकेगा, तो इस पर भी उन्होंने ध्यान अपना रखा। इसके अलावा पहले दिन ही चौधरी बंसीलाल की सोच बहुत साफ थी। वे बार बार इस बात पर जोर देते थे कि अगर हरियाणा को आगे बढ़ाना है तो इसके किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। मई 1968 में मुख्यमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने सबसे पहले जो कार्य था उनका, वो था कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के हिसार स्थित केंद्र को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना। और ये एक ऐसा विश्वविद्यालय उसमें था दोस्तों जो देश भर में विख्यात था, लेकिन वो चाहते थे कि हरियाणा में जो कृषि विश्वविद्यालय बने वो भी देश में प्रसिद्ध हो, वो भी किसानों की तरक्की का एक माध्यम बने। और इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उन्होंने जिस आईसीएस अधिकारी को चुना दोस्तों, उनका एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूं, उनका नाम था एएल फ्लेचर जी। फ्लेचर जी उस समय जो खिरडवा गांव था शाहबाद जिले में, उसमें अपना एक फार्म हाउस बनाकर रहते थे, मस्ती से रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे थे। एक दिन फ्लेचर साहब ये देख के आश्चर्यचकित हो गए कि चौधरी बंसीलाल खुद उनसे मिलने आए हैं। बंसीलाल जी ने सीधे एचएयू का कुलपति बनाने का उनके सामने प्रपोजल रखा और फ्लेचर जी ने कुछ सोचते हुए कहा कि ये काम तो सीएम साहब मैं कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे अगर आश्वस्त करें कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप, किसी अन्य तरह का दबाव मुझ पर नहीं हो। बंसीलाल जी ये समझ गए कि फ्लेचर जी उस तरह के व्यक्ति हैं जिनको वो खोज रहे थे, और उन्होंने फ्लेचर साहब से वादा किया कि यूनिवर्सिटी परिसर के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी राजनेता का तो दूर, उसकी कार भी नहीं प्रवेश करेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, बंसीलाल जी ने अपने इस वादे को हमेशा निभाया भी। फ्लेचर साहब ने जब कार्यभार संभाला तो 10 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को भिजवाया, और चौधरी बंसीलाल ने यह सुनिश्चित किया कि 15 दिन के भीतर 20 करोड़ की ग्रांट फ्लेचर साहब को दे दी जाए। बंसीलाल जी ने बस एक शर्त फ्लेचर साहब के सामने रखी थी कि यूनिवर्सिटी जो बनानी है फ्लेचर साहब, वो देश में सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। और आप सब जानते हैं दोस्तों, फ्लेचर साहब ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया। मुझे भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला है, हालांकि मैं दोनों बार अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाया। और विश्वविद्यालय के जो पुराने वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि उन्होंने नया परिसर बनाने के लिए राजस्थान से 5000 से अधिक मजदूर बुलाए थे, और निस्संदेह एचएयू आने वाले समय में एक श्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरेगा और फ्लेचर जी का नाम निश्चित तौर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने तो अपना जो फार्म हाउस था उसकी जमीन भी एचएयू को दे दी थी, लेकिन वो इतना काम दोस्तों इसलिए कर पाए क्योंकि चौधरी बंसीलाल ने अपना किया हुआ वादा उनसे निभाया। अब अगर आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात कर लें, आज जो भी स्टेटस इन विश्वविद्यालयों का है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन विश्वविद्यालय की जो शुरुआत है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की 1956 में हो गई थी, और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 जनवरी 1957 को इसका शिलान्यास भी कर दिया था, परंतु धन की कमी और समर्थन के अभाव में यह पनपा नहीं, और बंसीलाल जी ने कुलपति के रूप में फिर एसके दत्ता जी को चुना। फ्लेचर जी की तरह वो दत्ता जी को चुनकर लाए, और एसके दत्ता जी असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद असम के एक लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल थे, वहां पे पढ़ाते थे बच्चों को। और दत्ता जी हिंदी बड़ी मुश्किल से समझते थे, और हरियाणा की जाति व्यवस्था से जकड़े समाज के लिए वो एकदम बिल्कुल बाहरी आदमी थे। फ्लेचर साहब की तरह बंसीलाल जी ने दत्ता जी को कहा था कि मैं एक ऐसा विश्वविद्यालय विकसित करना चाहता हूं जो देश में अग्रणी हो। अब एचएयू के कायाकल्प के बाद, एचएयू बनने के बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पे उन्होंने ध्यान दिया था। बंसीलाल जी ने उनको यह भी आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय के कामकाज में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, और कुलपति के रूप में दत्ता जी के कार्यकाल में विश्वविद्यालय इतनी तेजी से फला फूला दोस्तों कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर बहुत गुणवत्तापूर्ण रहा। फैकल्टी था नॉन टीचिंग स्टाफ का चयन योग्यता के आधार पर दत्ता साहब ने किया। बाद के सालों में तो स्थितियां बहुत खराब होती चली गई, लेकिन जब तक दत्ता साहब रहे और चौधरी बंसीलाल का शासन रहा, बहुत फला फूला ये विश्वविद्यालय।
और उस समय योग्यता पर इतना जोर दिया जाता था कि योग्यता और अक्षमता के अभाव में किसी और आधार पर यूनिवर्सिटी में नौकरी पाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। और यह सर्व स्वीकार्य तथ्य है कि बंसीलाल जी के मुख्यमंत्री रहते दत्ता जी के कार्यकाल में जो भी नियुक्तियां हुई, जो भी पोस्टिंग हुई, वो यूनिवर्सिटी का स्वर्ण युग कहा जा सकता है दोस्तों। लेकिन खेद की बात यह कि विश्वविद्यालय संचालन की इस नीति को आने वाले वर्षों में भुला दिया गया। जोड़ जुगाड़ हरियाणा में चलते हैं और सब जानते हैं कि इस उपेक्षा की अब क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। एक बार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का सुदृढ़ आधार तैयार हो गया तो बंसीलाल जी ने अधिकारियों से रोहतक में एक और विश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार करने को कहा और क्षेत्रीय केंद्र विकसित किया गया, जो बाद में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के रूप में पनपा, और मेडिकल कॉलेज जो अब एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय है। हालांकि ये बनारसी दास गुप्ता जी के शासनकाल में शुरू हुआ है, लेकिन ये परिकल्पना जो है वो चौधरी बंसीलाल जी की थी। और ये एक महत्वपूर्ण संयोग है कि दोस्तों बंसीलाल जी ने 1968 में विकास के लिए जो भी प्राथमिकताएं तय की थी, ये वही थी जिनको हरियाणा में हरित क्रांति की शुरुआत हो सकी, जिनकी वजह से हरित क्रांति आ सकी। और 1967 में हरियाणा के किसान 66,962 टन रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते थे, जो 1974 में बढ़कर 5,80,000 टन 767% वृद्धि इसमें हुई थी। इसी प्रकार से 1967 में किसानों ने अधिक पैदावार देने वाले 13,033 क्विंटल बीजों का इस्तेमाल किया था और ये मात्रा 1974 तक बढ़कर 8,89,000 क्विंटल हो गई। उत्पादकता के मामले में 1967 के मुकाबले 1975 में 31% अधिक पैदावार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1968 से 1975 के बीच खाद्यान्न उत्पादन में 48% की वृद्धि हुई दोस्तों। और प्रदेश के कृषि विकास में हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के योगदान का उल्लेख करना यहाँ पर बहुत सामयिक रहेगा। हालांकि कॉरपोरेशन 1967 में अस्तित्व में आ गया था, परंतु इसका होना न होना उस समय बराबर था। और मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद चौधरी बंसीलाल ने वर्ल्ड बैंक से कॉरपोरेशन के लिए $25 करोड़ के ऋण की व्यवस्था की थी, जिससे किसानों को उचित मूल्य पर ट्रैक्टर दिया जा सके। और वो सुनिश्चित करते थे कि हरियाणा सरकार जितना कर्ज बाहर से ले उस कर्ज का टाइम पर भुगतान करे। अब तो ये जो घाटा बढ़ता जा रहा है इसमें उनका विश्वास नहीं था, वो ब्याज का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया करते थे। और इस कॉरपोरेशन के द्वारा 1968-1974 के दौरान किसानों को 4,000 ट्रैक्टर और 100 कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाए गए थे। जीटर ट्रैक्टर उस समय आता था, बहुत पुराने लोग जानते हैं। और जीटर ट्रैक्टर ने हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो प्रारंभ में नीलोखेड़ी में और बाद में एचएमटी पिंजौर में असेंबल किए गए थे। इसके बाद सरकार ने ट्रैक्टरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की थी। छोटे किसानों की सहायता से कॉरपोरेशन ने किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही यहाँ यह भी बताना जरूरी है दोस्तों कि जमीन को समतल करने, सिंचाई और जो टपका सिंचाई के सेट हैं उनके पाइप बिछाने के लिए भी उन्होंने ऋण उपलब्ध कराने की शुरुआत चौधरी बंसीलाल ने की थी। चौधरी बंसीलाल जी ने डेयरी और पशुपालन विभाग पर भी अपना जोर रखा, क्योंकि वो जानते थे कि खेती के साथ अगर पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाएगा तो किसानों की आमदनी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और पूरे राज्य में 6 सघन पशु विकास परियोजनाएं उन्होंने शुरू करवाई। एक छोटा सा प्रदेश हरियाणा होने के नाते 62.9 लाख पशुधन के साथ हरियाणा प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर पशुधन के मामले में देश में जो वो है अग्रणी राज्य बना। और इस कारण दोनों क्षेत्रों पर उन्होंने ध्यान दिया और किसान की तरक्की उनके कार्यकाल में हुई। ब्रीडिंग के लिए 150 होलिस्टन और 150 जर्सी गायों का आयात किया गया। इससे एक वर्ष पहले लगभग 100 जर्सी गायों और सांडों का उपयोग करना शुरू कर दिया गया था। और इसी प्रकार हिसार में भैंस ब्रीडिंग फार्म में ब्रीडिंग के काम आने वाले पशुओं की संख्या बढ़ाकर उन्होंने 300 करवाई। जगाधरी में जर्सी क्रॉस ब्रीडिंग फार्म की स्थापना करवाई और यहाँ कुछ वर्षों के भीतर इस क्षेत्र में 7,000 से अधिक मुर्रा भैंसों और जर्सी गायों की आपूर्ति की गई। 1968 से 1974 के बीच 24,647 गायों का जर्सी नस्ल से कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया और मुर्रा नस्ल की भैंसों के मामले में 26,737 भैंसों का ये कृत्रिम गर्भाधान उन्होंने करवाने की शुरुआत की। इसी प्रकार से सुअर पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, घोड़ों की ब्रीडिंग की बहुत सारी योजनाएं उन्होंने शुरू की।
और दूध उत्पादन बढ़ाने के इस वृहद परियोजना को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों चौधरी बंसीलाल ने रिकॉर्ड समय में 6 दूध खरीद केंद्रों की स्थापना करवाई थी। आज यही वीटा का बहुत बड़ा आधार बने हैं। इनमें से 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला जींद का संयंत्र सबसे बड़ा था और भिवानी, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद, हिसार में भी उन्होंने ऐसे संयंत्र स्थापित करवाए और प्रत्येक प्लांट ने 2 साल से भी कम समय में कार्य आरंभ करना शुरू कर दिया था। अगस्त 1970 में सरकार ने उस समय के बाजार भाव से अधिक मूल्य पर उत्पादकों से दूध खरीदना शुरू किया था। वीटा के दूध उत्पाद देश में एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित करवाने में चौधरी बंसीलाल का बहुत बड़ा योगदान है। और जब भी दोस्तों किसी भी सरकार के कामकाज की समीक्षा करने की बात आती है तो चौधरी बंसीलाल का नाम हमेशा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि दोस्तों उन्होंने काम किया और वो काम बोलते हैं। हालांकि कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होता जो ये चाहे कि उनके ऊपर फेलियर का ठप्पा लगे या उनके कार्यकाल में हरियाणा तरक्की ना करे। हर मुख्यमंत्री ये चाहता है कि दुनिया उसको उस रूप में याद रखे कि उन्होंने हरियाणा का विकास करवाया, हरियाणा के विकास में उनका अहम योगदान था। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें इसलिए सफल नहीं हो पाते दोस्तों क्योंकि राजनीतिक दबावों के सामने झुक जाते हैं, राजनीतिक हित झुकने पे मजबूर कर देते हैं, लीडरशिप क्वालिटी का अभाव होता है। चौधरी बंसीलाल में लीडरशिप जो क्वालिटी थी दोस्तों वो कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए तो हमारी जो पीढ़ियां हैं, हम जो लोग हैं उनको याद करते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें अपने दादा का नाम भी नहीं पता होता। मैं एक स्कूल में कार्यक्रम में गया हुआ था और वो मेरे दोस्त का ही स्कूल था, तो बच्चों को जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे थे तब मैंने एक टॉपर जो बच्चा था उससे पूछा, बेटे आपके दादाजी का क्या नाम है? तो उसको नहीं पता था। ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारे पीढ़ियों की, हम सबकी ये गलती है कि हम अपने इतिहास के बारे में, अपने घर परिवार, अपने बुजुर्गों के बारे में अपने बच्चों को अवेयर नहीं करते हैं। अगर हम आज की समाज में, आज के दौर में जो पिछली जो अच्छी बातें थी दोस्तों, पीछे जो कुछ अच्छे काम हुए हैं, पीछे जो महान पुरुष हुए हैं, अगर हम इस पीढ़ी से उनका परिचय करवा देंगे तो निश्चित तौर पर ये पीढ़ी जब जिम्मेदारी के दौर में आएगी, जिम्मेदारी के पद पर आएगी, तो ये याद किया करेगी कि ऐसे नेता होते थे, ऐसे आदमी होते थे, तो हम भी ऐसे काम करेंगे। जो अपनी जड़ों से कट जाता है दोस्तों वो कभी विशाल पेड़ नहीं बन पाता। और दुर्भाग्य से पूरा हमारा हरियाणवी समाज या भारतीय समाज, जो आजकल के जो दौर के बच्चे हैं, ये जड़ों से काट दिए हैं हमने। चौधरी बंसीलाल को याद करें या किसी भी महापुरुष को हम याद करें तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि हम अपने बच्चों को इनसे परिचित करवाएं ताकि वो इनसे सीखें, आगे बढ़ें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों 3 बजे। शुक्रिया, नमस्कार।